यस, नमस्कार दोस्तों। विद्यार्थी जन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है कि अपन पिछले 15 दिन के करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं। इसमें अपने पिछले वीडियो में पिछले 15 दिवस के करंट अफेयर्स को कवर किया था। तो दोस्तों आज अपन चलते हैं 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। और आगामी नेक्स्ट वीडियो में अपन 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स, जो मेजर करंट अफेयर्स राजस्थान की समसामयिक में घटित हुए हैं, उनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए आज का पहला सवाल लेते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल ये है दोस्तों कि हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। दोस्तों आप सबको पता ही है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में पहले ये राशि 5 लाख रुपए थी, जिसमें अगर किसी भाई बहन की खुदा न खास्ता एक्सीडेंट में कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो उनके लिए मुख्यमंत्री राज्य सरकार ने 5 लाख की बीमा योजना तय की थी। उसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी पहल है कि मुख्यमंत्री महोदय ने इसको संज्ञान में लिया। पहले लोग अगर कोई एक्सीडेंट होता था तो उनको अस्पताल पहुंचाने में भी हिचकिचाते थे, लेकिन आज ज़माना बदल चुका है। राज्य सरकार सहायता दे रही है, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने वालों को भी सहायता दे रही है। जिस तरह से पुराने ज़माने में लोग प्यार का इजहार करने से डरते थे, उसी प्रकार लोग हाईवे पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता था तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने से डरता था कि पुलिस की एफआईआर हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। लेकिन ये बहुत ही राज्य सरकार की अच्छी योजना है। इसमें चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि पूछी है तो 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है दोस्तों, ये आपकी जानकारी के लिए बता दें। ऑप्शन ए है 7 लाख, ऑप्शन बी है 8 लाख, ऑप्शन सी है 10 लाख रुपए और ऑप्शन डी है 12 लाख। तो आपकी जानकारी के लिए दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन सी है, 10 लाख रुपए। कितनी है? 10 लाख रुपए कर दी गई है। इस योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 लाख रुपए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल ये है दोस्तों कि राजकीय भवनों पर फिजिबिलिटी के आधार पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाना राज्य सरकार की कौन सी महत्वाकांक्षी योजना है। आपको तो पता ही है कि राजकीय भवनों का नाम आते ही आदमी के दिमाग में हमेशा ये आता है कि हमेशा जर्जर हालत में होगा, किस स्थिति में लोग काम करते हैं, आपको तो पता ही है। लेकिन समय के साथ साथ राजकीय भवनों का भी पुनरुद्धार हो रहा है, नए नए राजकीय भवन बन रहे हैं। आपने तो देखा ही होगा, नए नए हाईवे बन रहे हैं, नए नए राजकीय भवन बन रहे हैं। अगर राजकीय भवन नए कोई तहसील है, पंचायत बनी है या कोई बड़ा सभा भवन है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो नए नए राजकीय भवन बने हैं तो उनकी फिजिबिलिटी के आधार पर राज्य सरकार क्या कर रही है, उसके ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे कि क्या हो जाएगा, जल संरक्षण का काम भी किया जा सके। तो जो नए भवन है, पुराने भवनों की बात नहीं करते हैं। आज के ज़माने में हर एक आदमी क्या है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है। तो चाहे भवन नया हो या पुराना, व्यक्ति को हमेशा सरकारी नौकरी चाहिए। तो राजकीय भवन चाहिए हमेशा रहने के लिए। कोई कहता है मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, कोई कह रहा आरएएस बनना चाहता हूँ, कोई कह रहा टीचर बनना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर राज्य की सेवा के प्रति जो लोगों का मोह है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। तो राजकीय भवनों पर फिजिबिलिटी के आधार पर कौन सी योजना है दोस्तों? तो ये योजना देखो, नमामि गंगे योजना, ये नदियों के जल संरक्षण से, ये तो है ही नहीं। आपको जल स्वावलंबन योजना है, ये वसुंधरा सरकार के टाइम आई थी, अभी हाल ही में नहीं है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अटल भूजल योजना। याद रह जाएगा दोस्तों, अटल भूजल योजना इसका सही आंसर है। आगे बढ़े। ये देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में अटल भूजल योजना के 17 जिलों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल यह है कि राज्य सरकार ने अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। आपको तो पता ही है कि पहले ये लाभार्थियों की संख्या 15,000 थी, लेकिन अब ये बढ़ाकर कोचिंग संस्थानों के माध्यम से ये संख्या कितनी कर दी गई है? 30,000 कर दी गई है दोस्तों। कितनी कर दी गई है दोस्तों? 30,000। ये आपको पता होना चाहिए। पहले हम पढ़ते थे उस जमाने में, हमें मतलब अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत पैसे दिए जाते थे। जैसे आरएस प्री क्वालिफाइड हुए तो 25,000 दिए जाते, 30,000 दिए जाते। लेकिन अब कोचिंगों के माध्यम से सीधा एडमिशन दिया जा रहा है। तो अब पहले ये 15,000 पूरे प्रदेश स्तर में 15,000 विद्यार्थियों को चयन किया जाता था, लेकिन अब ये संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 30,000 कर दी गई है। ये भी आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं 30,000 में क्या क्या कौन कौन सी कोचिंग योजनाओं के शामिल है, ये देख लीजिए। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भी आपको ध्यान रखना है। कौन है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री दोस्तों? ये है टीकाराम जी जूली। टीकाराम ये जूली है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए यूपीएससी की जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें 600 विद्यार्थी शामिल किए जाए हैं।
आरएस और उससे संबंधित सेवा के लिए 1500 विद्यार्थियों को इस योजना में शामिल किया गया है। ऐसा या L10 की जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें 2400 विद्यार्थी शामिल होंगे। शिक्षक भर्ती या रीट से संबंधित 4500 विद्यार्थी है ये दोस्तों। लेवल 5 है L10 से देखिए 3600 विद्यार्थी हैं। पुलिस कांस्टेबल से 2400 विद्यार्थी इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। मेडिकल और इंजीनियरिंग में 12000 विद्यार्थी, बहुत ही अच्छी खबर है। जो व्यक्ति नीट की, जो माता पिता अपने बच्चों को नीट की तैयारी करवाना चाहता है अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत जुड़े हुए, तो उनकी संख्या 12000 विद्यार्थी पूरे राजस्थान स्तर पर निःशुल्क कोचिंग करेंगे। तो बहुत ही अच्छी कोचिंग है। फ्लैट और अन्य परीक्षाओं के लिए 3000, यानी कुल मिला के आपको फिगर याद रखना है कि इसकी आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी गई, हाल ही में 30 अप्रैल कर दी गई है। कुल मिला के ये आपको ध्यान में ये रखना है, इनकी संख्या कितनी कर दी गई है, 30,000 कर दी गई है। इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 30,000। ये फिगर आपको ध्यान में रखना है। और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है, टीकाराम जी जूली। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 100 दिवस रोजगार को पाने वाले श्रमिकों को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत कितने दिवस का अतिरिक्त रोजगार देने की राज्य सरकार ने घोषणा की है। आपको पता होना चाहिए कि मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसमें 2-3 कैटेगरी भी है। इसमें 251 रुपये से शुरू होती है मनरेगा की हाजिरी। अभी राजस्थान सरकार में 251 रुपये अकुशल श्रमिक को मिलते हैं। 2-3 कैटेगरी है, बाकी अर्धकुशल भी है, कुशल भी है। उनके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि उनकी मनरेगा के तहत हाजिरी कितनी दी जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मनरेगा के तहत अगर 100 दिन का जिसने रोजगार पूरे कर दिया है तो उनको अतिरिक्त कितना दिया जाएगा, 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। यानी जिसने मनरेगा में 100 दिवस पूरे कर दिए गए हैं उसको 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। तो ये हमारे बेरोजगार साथी भाई भी जो निरंतर तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई नहीं करते हैं और रूम लेके रहते हैं, सोते रहते हैं, तो वो भी बाद में मनरेगा में भी जाते हुए देखा मैंने, क्योंकि हम तो फील्ड में आते जाते रहते हैं। तो कुछ विद्यार्थी बेरोजगार ऐसे हैं जो मनरेगा में नौकरी कर रहे हैं। देखो कैसा दुर्भाग्य है। इसलिए आप विद्यार्थियों से निवेदन है कि समय रहते लग जाइए, निरंतर अच्छा प्रयास करिए, ठीक है। तो 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार आपको दिया जाएगा अगर 100 दिवस पूरे कर दिए। बहुत अच्छी पहल राज्य सरकार की। लेकिन आप अगर जनजातीय क्षेत्र से हैं, मान लो कथोड़ी है, शहरी जनजाति से है या विशेष योग्यजन हो, तो इसमें 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार सृजित किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये देख लीजिए, 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कथोड़ी, शहरिया या विशेष योग्यजन परिवार से हैं तो 100 दिवस के स्थान पर कितना दिया जाएगा, 200 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। जो व्यक्ति कथोड़ी या शहरिया समुदाय या विशेष योग्यजन से बिलोंग करता है उनको 100 दिवस के स्थान पर कितना रोजगार दिया जाएगा, 200 दिवस का दिया जाएगा। इसको भी ध्यान में रखना है। बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी घोषणा की थी। बहुत ही अच्छी बात है। तो आगे बढ़े दोस्तों, ये ध्यान में रह जाएगा कि अगर 100 दिवस का रोजगार पूर्ण किया है तो उनको 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। और कथोड़ी शहरी अगर विशेष योग्यजन क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हो तो उसको 100 दिवस के स्थान पर कितना दिया जाएगा, 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि दी जाएगी। देखो दोस्तों, कन्यादान शब्द बहुत पुराना हो चुका। अब महिला कन्या नहीं रहकर शक्ति का एक रूप हो गई है, ठीक है। पहले महिलाएं घूंघट में रहती थी और घूंघट में मर जाती थी, लेकिन आज की महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही है। तो अगर कन्यादान न होकर मेरे हिसाब से राज्य सरकार को ये प्रस्ताव भेजा जाए कि इनकी शक्तिदान योजना नाम किया जाए, क्योंकि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। तो कितनी राशि दी जाती है इस योजना में, बताइए। जब विवाह होता है किसी लड़की का तो राज्य सरकार अनुदान देती है। वो अनुदान की राशि कितनी है, तो वो कुल मिलाकर सब अलग अलग फेज में है, वो 51,000 रुपये की राशि दी जाती है, ठीक है। 31,000 उसको फर्स्ट फेज में मिलते हैं, 31,000 पहले मिलते हैं। अगर लड़की 10th पास है तो 10,000 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी 10th पास है तो कुल कितने मिलेंगे, 41,000 रुपये। और अगर बच्ची 12th पास है तो 31,000 तो दिए जाएंगे, ठीक है। उसके अतिरिक्त 12th पास क्या स्नातक है, स्नातक है तो उसको 20,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के 51,000 रुपये दिए जाएंगे।
ये ध्यान में रह जाएगा। उसके अतिरिक्त महिला एथलीट है उनको 41,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह छोटी छोटी योजनाएं आपको कभी कभार पूछ लेते हैं, उनके बारे में डिटेल में आपको चर्चा होनी चाहिए कि 10th क्लास पास है या स्नातक पास है तो उनको दी जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों देख लीजिए, ये किसको दिया जाएगा, बीपीएल, ये भी ध्यान रखना, ये बीपीएल वालों को दिया जाएगा। बीपीएल भी आ जाएगा इसमें, अंत्योदय आ जाएगा, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, आस्था कार्डधारी, ये देखो आस्था कार्ड, बीपीएल, अंत्योदय और आस्था कार्डधारी की बालिकाओं को इसको अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से कमजोर और पालनहार योजना से लाभान्वित, एक और ऐड कर दिया, आर्थिक दृष्टि से अगर कमजोर है या फिर पालनहार योजना में लाभान्वित है, लाभार्थी है, पालनहार योजना। ठीक है, और SC ST और अल्पसंख्यक कन्या के विवाह पर कितना दिया जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था 31,000, 10वीं पास है तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा, और स्नातक पास है तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 10वीं पास है तो 31 और 10 41,000 रुपये, और स्नातक पास है तो 20,000 एक्स्ट्रा दिए जाएगी, यानी 51,000 रुपये की सहायता राशि आपको दी जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अतिरिक्त पालनहार महिला खिलाड़ियों के स्वयं का अगर किसी का विवाह होता है उनके लिए भी उनको सरकार कितना देगी, 41,000 रुपये। अगर कोई महिला खिलाड़ी है तो उनको कितना देगी, 41,000 रुपये। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2023 के लिए राजस्थान के कुछ नामचीन हस्तियों को पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया। दोस्तों पद्मश्री का पुरस्कार राजस्थान में बहुत ही वैल्यू रखता है, तो उनके नाम और कला क्षेत्र का विवरण दिया गया है। इसमें आपको गलत युग्म का चयन करना है। ऑप्शन ए है आपके सामने अहमद हुसैन शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन बी है आपको मोहम्मद हुसैन शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन सी है मूलचंद जी लोढ़ा सामाजिक क्षेत्र के लिए, ऑप्शन डी है लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, इनको कला क्षेत्र में दिया गया। इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। विशेष रूप से ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी भी आ सकता है। तो आप बताइए कौन सा सवाल गलत है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को संयुक्त रूप से शास्त्रीय संगीत के लिए दिया गया। ये जयपुर घराने से संबंधित है, ये तो जयपुर घराने से संयुक्त रूप से दिया जाएगा। और मूलचंद जी लोढ़ा को डूंगरपुर से बिलोंग करता है, ये सामाजिक क्षेत्र के लिए बिल्कुल, ये है डूंगरपुर से, सामाजिक क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है। लेकिन लक्ष्मण सिंह लापोड़िया को कला क्षेत्र से न दिया जाकर कौन से क्षेत्र से दिया जाएगा, जल संरक्षण के क्षेत्र से, जल संरक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना थोड़ा सा कि कौन सा युग्म गलत है। लक्ष्मण सिंह लापोड़िया कला क्षेत्र से नहीं होकर जल संरक्षण क्षेत्र से है। तो पद्मश्री पुरस्कार बहुत ही वैल्यू रखता है राजस्थान के इतिहास में आज तक, और RPCH अधीनस्थ मंत्रालय जब भी सवाल पूछता है इस तरह के छोटे मोटे सवाल पूछते रहता है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया गया है। तो देखो राजस्थान की 4 नामचीन हस्तियों को दिया गया। ये चित्र देख लीजिए, ये दोनों भाई अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन है, जयपुर घराने से संबंधित है। ठीक है, ये मूलचंद जी लोढ़ा है, मूलचंद जी लोढ़ा ये है आदिवासी उत्थान के लिए सामाजिक क्षेत्र में पिछले 5 दशक से जागरण जन सेवा मंडल एक संस्था है, जागरण जन सेवा मंडल एक संस्था है, वो संस्था चलाते हैं डूंगरपुर जिले से। बहुत ही अच्छी बात है, सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, ये बहुत ही अच्छी बात है। और लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जी ये रहे, देखो जल संरक्षण पद्धति से, जल संरक्षण की चौका पद्धति से 5 लाख वर्ग मीटर जमीन को सिंचित और उपजाऊ बना चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये इनका नाम आएगा, जब भी इनका नाम आया था लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, ये कला क्षेत्र से नहीं होकर ये किससे हैं, लक्ष्मण सिंह लापोड़िया कला क्षेत्र से न होकर इनका संबंध है जल संरक्षण का। ठीक है, याद रह जाएगा। 4 हस्तियां अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को संयुक्त रूप से दिया गया, मूलचंद जी लोढ़ा को सामाजिक क्षेत्र के लिए दिया गया, और लक्ष्मण सिंह लापोड़िया को जल संरक्षण के लिए दिया गया है। बहुत ही अच्छी बात है, राजस्थान की नामचीन हस्तियों को पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। और दोस्तों अगर आप भी अगर जल संरक्षण करते हो या ऐसा कुछ काम करते हो निस्वार्थ भाव से, तो नेक्स्ट अवार्ड आपको भी दिया जा सकता है। आप भी निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहिए, आपका काम है निरंतर पढ़ाई करते रहना। तो अभी हाल में आप बेरोजगार हो तो निस्वार्थ भाव से आपको माता पिता ने जो पढ़ने के लिए भेजा है,
तो उनकी कसौटी पे खरा उतरना है। और अगर आप लग जाओ तो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हमेशा दान करना। मेरे विद्यार्थियों से यही उम्मीद करता हूँ। तो आपको भी एक दिन पद्मश्री पुरस्कार जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंचल अभियान, देखो जैसे नाम से पता पड़ रहा, अंचल, अंचल होता है ना, आपने महिलाओं से संबंधित आता है, तो अंचल नाम आते समझना ये महिलाओं से संबंधित है। आपने मूवी नहीं देखी जो शाहरुख खान की वगैरह की, माँ तेरे आंचल में अरमान बिछा देंगे, ये जो अंचल वर्ड ये है ना, महिलाओं से संबंधित है। अंचल को पल्लू भी कह सकते हैं हालांकि, लेकिन ये महिलाओं से संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है। तो अंचल अभियान का संबंध कौन कौन से जिले से है? देखो हाल ही में अंचल अभियान के करौली जिले में नवाज महिलाओं के स्वास्थ्य से सुधार के लिए जो अभियान चलाया गया, ये कौन सा जिला है? करौली जिला है। ये इसका संबंध है महिलाओं के स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य से संबंधित करौली जिला कलेक्टर महोदय की मुहिम पर किया गया। तो हर एक जिले में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, जिले में कुछ नया करने के लिए ये अंचल अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना है। तो जितने भी जिलों के बारे में नई अगर जैसे नया नया कोई स्टार्टअप शुरू होता है, तो जिला कलेक्टर महोदय का नवाचार को बढ़ावा देने, तो आपको हमेशा विशेष रूप से उसको ध्यान में रखना है। जैसे अभी आप पिछले पीपीटी में मैंने बताया था कि डूंगरपुर जिले में अभियान चला था। इन छोटे मोटे अभियान चलते रहते हैं। जयपुर जिले में भी चल रहा है पुलिस के बारे में। छोटे मोटे अभियान के बारे में आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे सवाल आ सकते हैं। चलिए, अंचल अभियान 13,000 से अधिक महिलाओं को दिया जाएगा। ये देखो कलेक्टर साहब ने ये घोषणा, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू किया गया है। महिलाओं के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित है अंचल अभियान। याद रह जाएगा कौन सा जिला है? करौली जिले में इसकी शुरुआत की गई है। बहुत ही अच्छी योजना है राज्य सरकार की। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए जयपुर के चौक में, आपको पता ही है विश्व का तीसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जयपुर के चौक में। ये कई बार सवाल करंट अफेयर्स में आ गया, हालांकि सब विद्यार्थी को पता होगा। जिस विद्यार्थी को पता नहीं होगा उनको ये ध्यान में रखना है कि जयपुर के चौक नामक जगह है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बना हुआ है। विश्व का तीसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है। इसके बारे में कई बार सवाल भी आ चुके हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जयपुर के चौक में ये स्थित है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है, अब हाल स्टेडियम का अनावरण किया गया था। अब इस स्टेडियम को किस नाम से जाना गया? देखो, जो नाम से जानने का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई प्याऊ लगाते हैं गांव में या शहर में, तो वो अपना नाम चलाता है कि भाई फला फला आदमी ने ये प्याऊ लगे। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में नाम से चलने का मतलब ये है कि मतलब कोई बहुत बड़े भामाशाह होंगे, इस भामाशाह के नाम पर या फिर स्टेडियम को बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो अगर आप भी योगदान देते हैं तो आपका भी नाम आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी इस स्टेडियम का नाम क्या है, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में नाम है अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। इसको याद रह जाएगा, अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जयपुर के चौक में स्थित है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि चौक में ये सवाल कई बार आ चुका है। अब जब सवाल आएगा तो चौक में आकर अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बारे में पूछा जाएगा। बाबा आमटे क्रिकेट स्टेडियम नहीं होकर दिव्यांग यूनिवर्सिटी है जयपुर में, आपको पता ही है। तो ये भी ध्यान रखना, बाबा आमटे कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, ये क्या है? दिव्यांग यूनिवर्सिटी। और आपको कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताना कि ये दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कौन सी जगह पर स्थित है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य का 22वां कंजर्वेशन रिजर्व यानी वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर घोषित किया गया? दोस्तों आपको तो पता ही है कि राज्य सरकार वन्य जीवों को संरक्षण को लेकर हमेशा प्रतिबद्ध रही है। पुराने समय से आप खिजरदी आंदोलन आपको तो पता ही है, राजस्थान के इतिहास में जिसका नाम दर्ज है। उसी तरह राज्य सरकार भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि जो वन्य जीव हैं उनकी हमेशा वन्य जीव अधिनियम 1984 बना हुआ, 1972 बना हुआ। उसकी तरह राज्य सरकार भी कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करती है जिससे वन्य जीवों की सुरक्षा की जा सके। अभी हाल ही के दिनों में कौन सा घोषित किया गया? 21 पहले बन चुके हैं, वो तो आपको याद ही होंगे। नहीं याद है तो अगली स्लाइड में पीपीटी बता दूंगा, लेकिन अभी हाल ही में कौन सा बना है आपको बता दूँ। तो इसका सही आंसर कौन सा? देखो, रामगढ़ कुंजी समाज संरक्षित क्षेत्र भी लिखा हुआ है, 12 है, ऑप्शन बी है। रणखार संरक्षित क्षेत्र है, वो है जालोर लिखा हुआ है, ऑप्शन सी है। रोटू संरक्षित क्षेत्र नागौर लिखा हुआ है। जालाना आमगढ़ संरक्षित क्षेत्र जयपुर लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में जो 22वां कंजर्वेशन रिजर्व हुआ है, ये 12 वाला घोषित हुआ है।
कौन सा हुआ है? रामगढ़ कुंजी सुवास, याद रखना ये भी 22वां है, लेटेस्ट यही है, रामगढ़ कुंजी सुवास संरक्षित क्षेत्र है वो 12 में, अभी 22वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया हुआ। उससे पहले कुछ 1-2 महीने पहले ही एक और घोषित हुआ था 21वां, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी मैंने स्लाइड में लिया है। जलाना आमगढ़ संरक्षित क्षेत्र ये है जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। ये 21वां है। कौन सा संरक्षित क्षेत्र है? 21वां संरक्षित क्षेत्र है। तो आपको याद रह जाएगा करंट अफेयर्स के हिसाब से कि 22वां संरक्षित क्षेत्र है तो वो रामगढ़ कुंजी सुवास क्षेत्र 12 में है, और जो 21वां हाल ही के दिनों थोड़े दिनों पहले घोषित हुआ था वो जालाना आमगढ़ जयपुर में घोषित हुआ था। तो ये लेटेस्ट है, उनके बारे में पता होना चाहिए। हालांकि आरपीसी अधिनस्थ बहुत पिछले संरक्षित क्षेत्र है, उनके बारे में भी सवाल पूछ सकती है। रोटू नागौर संरक्षित क्षेत्र को कई बार पूछा हुआ, ये कहाँ पर स्थित नागौर, कई अधिनस्थ बोर्ड पूछ चुके हैं। रोटू के बारे में भी, रणखार के बारे में सवाल कई बार आ चुका, रीट व अन्य अधीनस्थ सेवा में ये जालौर में है। हो सकता है आरएसपी में ये सवाल देखने को मिले। हाल ही में कौन सा घोषित हुआ, क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, और कई बार एग्जामिनर पिछले भी पूछ लेते हैं। तो आपको अच्छी तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनको 22 के 22 संरक्षित क्षेत्र 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि जब एग्जाम आ जाए तो आपकी आंखों के सामने से निकल जाए। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने 20 संरक्षित क्षेत्र दिया है। बिसलपुर है, टोंक में है, आपको बिसलपुर नाम से याद रह जाएगा, टोंक में होगा। जोहड़बीड़ बीकानेर में हो जाएगा, जोहड़बीड़ ऊँट अनुसंधान केंद्र है, आपको पता ही है। सुंदा माता आपको पता ही है, जालौर में ही है। गुड्डा विष्णु या गुड्डा विष्णु या खिजड़ली आंदोलन का हुआ था जोधपुर में, आपको पता है, ये भी याद रह जाएगा। शाकंभरी की शीतला माता है, ये भी सीकर में याद रह जाएगा। गागेलाव ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। गागेलाव कहाँ है? नागौर में है। बीड़ कहाँ है? बीड़ देखो, बीड़ चंबल में है, लेकिन ये संरक्षित क्षेत्र है वो कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? झुंझुनू है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बीड़ संरक्षित क्षेत्र में कौन सा है? झुंझुनू जिला है। सबसे छोटा मैंने बताया था, अभी आपको स्लाइड में दिया था, रोटू है। और उम्मेदगंज कोटा नाम से पता है। जवई बांध कहाँ है? पाली में, ये आपको ध्यान रह जाएगा। बंशियाल खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू, ये भी आपको पता रहेगा। बागोर देखो संरक्षित क्षेत्र, ये झुंझुनू में है। देखो बागोर सभ्यता आपको पता ही है, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है, जहाँ पशुपालन के प्रथम अवशेष मिले थे, वो भीलवाड़ा में है। लेकिन ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये झुंझुनू में है। तो एक दो इसको स्टार लगा दो। देखो बागोर भीलवाड़ा में है, लेकिन संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में। ठीक है। एक बीड़ कहाँ पर स्थित है? बीड़ झुंझुनू में है संरक्षित क्षेत्र, लेकिन बीड़ कहाँ है? चंबल नदी में है। कहाँ पर है? चंबल में। ठीक है। बाकी ये पढ़ लेना 1-2 बार। आपके शहबाज बाग सबसे बड़ा है, 12 में है, 18,900 मतलब 19,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है सबसे बड़ा शहबाज बाग। और सबसे छोटा कौन सा है? रोटू है। रणखार अभी आपको बताया था जालौर में। शहबाज तलहटी ये भी 12 में है। बीड़ घास फूलेमर संरक्षित क्षेत्र ये भीलवाड़ा में है। वागदरा क्रोकोडाइल उदयपुर में है। ठीक है। इस तरह से राजस्थान के जो 22 कंजर्वेशन रिजर्व है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता रहना है, क्योंकि आरपीसी इसके बारे में एक पैटर्न होता है दोस्तों, इसके बारे में सवाल जरूर पूछती है। मैंने जितने भी पेपर देखे पिछले, हर एक पेपर में कम से कम एक सवाल कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में जरूर आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं तो 22 के 22 कंजर्वेशन एक बार आंखों के बाद निकाल लेना। जो लेटेस्ट है उनके बारे में विशेष फोकस रखना, तो आपके एग्जाम में सवाल जरूर आने की संभावना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में आरपीएससी अन्य अधीनस्थ बोर्ड जरूर सवाल पूछते हैं। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। हाल ही के जिला में तो नए फूड पार्क बनाने की घोषणा की है। आपको तो पता ही है दोस्तों, राज्य सरकार फूड पार्क बनाने की घोषणा की है। लेकिन देश में पहला फूड पार्क कहाँ बना था? राष्ट्रीय फूड पार्क कौन सा है? रूपनगढ़ में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हाल ही के दिनों में नए फूड पार्क बनाने की घोषणा की है, वो कहाँ पर की है? जैसलमेर व पाली में। इसके बारे में ध्यान में रह जाएगा। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट में नए फूड पार्क बनाने की घोषणा की है वो जैसलमेर व पाली में। और प्रथम राजस्थान में राष्ट्रीय फूड पार्क कौन सा है? रूपनगढ़ अजमेर। रूपनगढ़ी अजमेर में जगह है, वहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय फूड पार्क स्थित है, नेशनल फूड पार्क। ये राष्ट्रीय फूड पार्क स्थित है, याद रह जाएगा। जैसलमेर और पाली में नए फूड पार्क बनाने की घोषणा की है। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और लेता है। देखो, राज्य सरकार महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भोजन के लिए कौन सी योजना शुरुआत की है? आपको तो पता ही है दोस्तों, महंगाई कितनी बढ़ गई है, जिस हिसाब से कर्मचारियों का डीए बढ़ता है, जो राज्य सेवा में उनका तो डीए बढ़ता है, लेकिन जो गरीब परिवार से बिलोंग करता है उनको महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। तो महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार महंगाई राहत शिविर का भी आयोजन कर रहा है 24 अप्रैल से 30 जून के बीच में। आपको पता है महंगाई राहत शिविर कब से कब तक, ये भी आपको ध्यान रखना है।
महंगाई राहत शिविर चला रही है राज्य सरकार। कब से कब तक है, ये भी डेट याद रखनी है, 24 अप्रैल से 30 जून तक चलाएगी महंगाई राहत शिविर। इसमें भोजन के लिए कौन सी योजना शुरुआत की गई है, तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री निःशुल्क भोजन वितरण योजना, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री निःशुल्क इंदिरा रसोई योजना, और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना है। तो आपको तो पता ही है कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना। इसके तहत आदमी को क्या दिया जाता है, चीनी दाल और तेल, इस तरह की जो चीज़ें दी जाती है इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो देखो निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ये आपको देखो इसमें दी जा रही है, देखो 1 किलो देखो खाद्य तेल दिया जा रहा है, 1 किलो चने की दाल दी जा रही है, चने की दाल है, और 1 किलो नमक दिया जा रहा है, ये देखो कटोरी में नमक पड़ा है, और 1 किलो चीनी दी जा रही है, चीनी लिख दिया, चीनी नमक तेल, और 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मिर्ची पाउडर, 50 ग्राम हल्दी दी जाएगी। यानी ये कुल मिला के मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना के तहत दिया जा रहा है। लगभग ये कह रहा है कि 371 रुपये का ये सामान है, कितना, 371 रुपये। देखो राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता भी दे रही है, और जो व्यक्ति श्रमिक है, जो एनएफएसए या एनएफएसए से जुड़े हुए हैं, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, उनको देगी सबसे पहले। तो लाभान्वित खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को निःशुल्क दिया जाएगा। ये देखो, ये भी ध्यान रखना, खाद्य सुरक्षा निःशुल्क दिया जाएगा। तो राज्य सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। आपको चीनी भी मुफ्त में दी जा रही है दोस्तों, चीनी नमक धनिया सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन चाय बनाने के लिए अब आपको चाय की पत्ती और बकरी के दूध की जरूर पड़ेगी, ये आपको खरीदनी पड़ेगी, बाकी सब चीज़ें राज्य सरकार आपको दे देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विद्यार्थियों को वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले टाइम में अपन 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में ये वीडियो कवर करेंगे। तो विद्यार्थी जन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो विद्यार्थी नए हैं, हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।